अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो बात करेंगे वो शौक को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में शौक को कंटिन्यू किया था, तो अब आज हम लोग शौक को कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 हीमोडायनामिक डिसऑर्डर थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़ और शौक, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। शौक को जल्दी से ख़त्म करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो एंडोथेलियल इंजरी होती है वो सबसे पहले हमारे पास एक और प्रॉब्लम होती है शौक में। इसमें क्या होता है कि जो एंडोथेलियम होती है पैसिव विक्टिम नहीं होती, एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे काम करती है। ये क्या करवाती है, जब जैसे ही एंडोथेलियल की इंजरी होती है तो वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, वेसो डायलेशन हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, लॉस ऑफ टाइट जंक्शन जो उसके दरमियान वेसल्स के दरमियान वेस्कुलर वॉल्स के दरमियान जो जंक्शन होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वेस्कुलर लीकेज स्टार्ट हो जाती है। जो प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से बाहर प्रोटीन रिच एडिमा हो जाता है। वेसो डायलेशन के केस में क्या होता है कि जो एन होती है वो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो दूसरे मीडिएटर्स होते हैं उनकी भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। वेसो डायलेशन के केस में हाइपोटेंशन जो है, जो ब्लड का प्रेशर है वो लो हो जाता है। माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन हो जाते हैं ड्यू टू द ब्लड की टर्बुलेंस और स्टैटिक फ्लो की वजह से जो ब्लड है वो एक क्योटिक जो है वो आप कह लेंगे क्योस के जो है वो क्रिएट करता है इन द वेसल्स। और मिसमैच टू टिश्यू ऑक्सीजन नीड्स, वो जो फ्लो है जो ब्लड का फ्लो है वो टिश्यू की जो नीड्स होती है ऑक्सीजन की उसको कंप्लीट नहीं कर पाता। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि अगर एंडोथेलियल इंजरी हो जाए तो वेज़ो की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से लीक्स होते हैं, फ्लूइड लीक आउट हो जाते हैं, वेज़ो डायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन हो जाता है, जो वेसल्स है वो ड्यू टू द ब्लड फ्लो, जो उनका ब्लड फ्लो है टर्बुलेंस की वजह से जो टिश्यू को ऑक्सीजन की नीड्स थी वो सही तरह से उसको कंपनसेट नहीं कर पाता। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, एडिमा जब बन जाता है तो वो ऑक्सीजन जो नेक्स्ट टिश्यू है उन तक ऑक्सीजन को पहुँचने नहीं देता, जिसकी वजह से वहाँ पर इस्कीमिया हो सकता है। और हाइपरटेंशन रिड्यूस करवा देता है परफ्यूजन ऑफ प्रेशर, मतलब वो ब्लड प्रेशर को लो करवा देता है, क्योंकि एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि कोएगुलेशन इन सेप्सिस और इसके चैलेंजेस ऑफ ट्रीटमेंट क्या होते हैं। अच्छा, जो डीआईसी होते हैं इन सेप्सिस, इसमें 50% जो पेशेंट होते हैं सेप्टिक में उनमें डीआईसी होता ही होता है। 50% पेशेंट में जो सेप्टिक शॉक अगर हुआ हुआ है उनको, तो उनमें डीआईसी ज़रूर होगा। इसमें क्या होता है कि जब हमने पढ़ा था उस डायग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमने लास्ट लेक्चर में डायग्राम डिस्कस की थी उसमें हम लोग ने देखा था कि जो हमारे पास फैक्टर 12 है उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोकोएगुलेंट शिफ्ट हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास टिश्यू फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, और जो एंटीकोएगुलेंट हैं उनकी जो लेवल है वो कम हो जाते हैं। एंटीकोएगुलेंट में हमारे पास प्रोटीन सी आ सकता है, थ्रोम्बोमेड्यूलिन आ सकता है, इनके जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। और जो PAI है, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर, इसमें प्लाज्मिन को एक्टिवेट करवाना होता है। प्लाज्मिन एक्टिवेट होगा तो वो फिब्रिन के क्लॉट्स को तोड़ेगा, लेकिन अगर प्लाज्मिन एक्टिवेट नहीं होगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो वो फिब्रोलाइसिस नहीं करवाएगा, जिसकी वजह से वो जो क्लॉट है वहीं पर बन जाएगा और वो DIC की तरफ जा सकता है। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट चैलेंजेस में क्या होता है कि हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, उसमें फ्लूइड की रिससिटेशन करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो उसका जो फंक्शन है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। फ्लूइड रिससिटेशन का मतलब होता है कि फ्लूइड को या फ्लूइड के फंक्शंस को रिस्टोर करना, ताकि वो अपना प्रेशर है वो मेंटेन करे। उसके बाद वेसो प्रेशर, क्योंकि वेसो की डायलेशन हो गया तो हम कुछ वेसो प्रेशर उनमें इंड्यूस करवाते हैं, जिसकी वजह से वो जो वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करवाता है। उसके बाद हम लोग कुछ सपोर्ट करते हैं जो फेलिंग ऑर्गन्स हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं उनको। वेंटिलेशन पे आप देखते हैं कि उनको वो ऑक्सीजन लगी होती है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हम लोग उन ऑर्गन्स को देते हैं ताकि वो अपना फंक्शन सही से करें और उनको ऑक्सीजन उनकी नीड्स के मुताबिक मिलती रहे। उसके बाद सुपर एंटीजन की बात कर लेते हैं। ये एक टॉक्सिन होता है जो बैक्टीरिया से निकलता है। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो इम्यून का सिस्टम होता है उसकी लेवल है उसको डिक्रीज़ करवा देता है, उसकी एक्टिवेशन को डीएक्टिवेट कर देता है। और साथ ही ये कैटास्ट्रॉफिक सिंड्रोम को भी मज़ीद DIC को, और सिंड्रोम एक बीमारी को नहीं कहते, ये जो आप कह लें कलेक्शन ऑफ डिजीज़ को या कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स को हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। तो ये सिंड्रोम को एक्टिवेट करवा देता है। डिफरेंट टाइप की कोई भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के सिंड्रोम को स्टार्ट करवा सकता है, उसके फंक्शन ख़राब करवा सकता है, या एंडोथेलियल की इंजरी को मज़ीद स्वेयर कर सकता है, या कोएगुलेशन को जो है वो DIC की तरफ लेके जा सकता है। तो इस तरह ये डिफरेंट सिंड्रोम में पार्टिसिपेट करता है सुपर एंटीजन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिक इब्नॉर्मेलिटीज़ इन सेप्टिक शॉक। अब सेप्टिक शॉक में मेटाबॉलिक सिस्टम को क्या इफेक्ट होगा, इसमें क्या होता है हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है और साथ में इंसुलिन की रेजिस्टेंट हो जाती है। जैसे ही इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है साइटोकाइन रिलीज़ करवाएगा, जिसमें TNF और इंटरल्यूकिन 1 प्रेजेंट होता है, और साथ ही कुछ स्ट्रेस हार्मोन जिसमें कैटेकोलामाइन और कॉर्टिसोल इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये इंसुलिन के जो लेवल होते हैं उनको कम करवा देते हैं, और साथ ही साथ GLUT4 ये जो होता है, ये आप कह लें GLUT4 जो होता है इंसुलिन रेगुलेटरी
ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इसको कहते हैं हम लोग। ये क्या करवाता है कि बॉडी में ग्लूकोज की जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। तो ये ग्लू ट्रांसपोर्टर रेगुलेटर होता है, इनको इम्पेयर करवा देते हैं ये जो साइटोकाइन्स होते हैं, जिसकी वजह से जो अफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है, इम्यून फंक्शन बहुत ज़्यादा वर्स होता है, और साथ ही साथ एंडोथेलियल की एक्टिवेशन हो जाती है बाय एंडोथेलियल इंजरी। और साथ ही क्या करवाता है, एड्रीनल इंसफिशिएंसी करवा देता है। ठीक है, एड्रीनल इंसफिशिएंसी में क्या होता है कि जो साइटोकाइन्स होते हैं वो डायरेक्ट हमारे एड्रीनल सेल्स को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एसीटी के लेवल जो होते हैं वो इम्पेयर्ड हो जाता है, और साथ ही साथ जो कोर्टिसोल रिलीज़ होने होते हैं एड्रीनल से वो उनके लेवल्स कम हो जाते हैं। अब कोर्टिसोल का काम हमें पता होता है कि इसने स्ट्रेस को मेंटेन करना होता है। अगर सेप्सिस हुआ है, हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया तो उसके स्ट्रेस को इसने कंट्रोल करना था कोर्टिसोल ने, और हमारी बॉडी का इनिशिएटिव कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो था वो स्टार्ट करवाना था। लेकिन कोर्टिसोल साइटोकाइन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से जो साइटोकाइन रिलीज़ हुए, इसने क्या किया कि वो जो कोर्टिसोल का लेवल था उसकी इम्पेयरमेंट करवा दी, उसको सही से एड्रीनल पे अफेक्ट करने के बाद, एड्रीनल के सेल्स को डैमेज करने के बाद उसने कोर्टिसोल के लेवल को कम करवा दिया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो बहुत मज़ीद हो जाएगा, और जो सेप्सिस है, जो बैक्टीरिया है वो मज़ीद कोएगुलेशन की तरफ जाएगा, कोएगुलेशन करवाएगा, डीआईसी की तरफ जाएगा, एंडोथेलियल इंजरी करवाएगा, डिफरेंट मल्टी ऑर्गन्स के फेलियर्स की तरफ भी जा सकता है ये। उसके बाद ये पढ़ लेते हैं, इनिशियल कोर्टिसोल सर्ज फॉलो बाय एग्जॉशन कैन बी कॉज्ड बाय एड्रीनल नेक्रोसिस। एड्रीनल की नेक्रोसिस भी हो सकती है फ्रॉम डीआईसी। और वाटर हाउस फेड्रिक्सन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि जो एड्रीनल ग्लैंड होता है ना, उसमें बहुत बायलेटरल एड्रीनल हेमरेजेस होता है हमारे वहाँ पे, मतलब लीकेज, जो ब्लड है उसकी लीकेज स्टार्ट हो जाती है, हेमरेज स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। तो इन स्फेयर केस में ये होता है। ठीक है, उसके बाद लैक्टिक एसिडोसिस में क्या होता है कि जो हमारे पास सेलुलर हाइपोक्सिया की कंडीशन जब हमारी बॉडी में होती है, तो सेल कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो ट्राई करता है कि कुछ एनारोबिक सिस्टम से वो ऑक्सीजन ले ले। एनारोबिक का हमें पता है लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी समझ आ गई, जिसमें सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है ड्यू टू साइटोकाइन, एड्रीनल इंसफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि वो जो साइटोकाइन है वो डायरेक्ट एड्रीनल सेल्स पे अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कोर्टिसोल के जो लेवल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और स्ट्रेस को मेंटेन नहीं कर पाते। और उसके बाद लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सेल्स हैं वो अपना जो मैकेनिज्म है वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की तरफ शिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गन डिसफंक्शन और फेलियर में क्या क्या आ जाता है। इसमें सबसे पहले हाइपोपरफ्यूजन कॉज हो सकता है, जिसमें सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो सकती है, इंटरस्टिशियल एडिमा, कोई भी एडिमा टिश्यूज़ के जो स्पेसेस, टिश्यूज़ के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं उनको इंटरस्टिशियस कहते हैं, उसमें एडिमा हो गया, उसने जो कैपिलरीज हैं उनको कंप्रेस कर दिया है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स को सही तरह से ब्लड नहीं जा रहा। माइक्रोवेस्कुलर थ्रोम्बोसिस हो सकता है, सेलुलर कॉन्सिक्वेंसेज में माइक्रोकॉन्ड्रिया अपना काम माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन, सेल कैन नॉट यूज़ ऑक्सीजन, उसके पास ऑक्सीजन जा भी रही है लेकिन सेल जो है वो अपना फंक्शन सही से नहीं कर रहा, सेल उस ऑक्सीजन को यूज़ ही नहीं कर रहा। साइटोकाइन मेडिएटेड मायोकार्डियल डिप्रेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कार्डियक आउटपुट होता है वो लो हो जाता है। ये हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में हो सकता है। उसके बाद कॉमन ऑर्गन फेलियर्स में सबसे पहले हमारे पास लंग आ जाता है, किडनी आ सकता है, लीवर, हार्ट वगैरह इसमें सब आ जाता है। इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं इन शॉक के केस में। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेजेस हैं शॉक की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 तरह की स्टेजेस आ जाती हैं, नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज और इरिवर्सिबल स्टेज। नॉन प्रोग्रेसिव जो होती है वो कंपनसेट हो जाती है, लेकिन प्रोग्रेसिव स्टेज जो है वो किसी हद तक हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इस केस में ये इरिवर्सिबल स्टेज की तरफ चली जाती है। और जो इरिवर्सिबल होती है उसके 0% चांसेस होते हैं कि हम इसको रिवर्स कर सकें। नॉन प्रोग्रेसिव केस में कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं बाय रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, या एडीएच की वजह से वो जो सिस्टम होता है, टैकीकार्डिया, पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन, फ्लूइड रिटेंशन, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये रास और एडीएच की वजह से कंपनसेट हो जाती हैं। इसका गोल क्या होता है कि ये इसने ब्लड फ्लो को हार्ट और ब्रेन में मेंटेन करके रखना होता है। और इसमें जो साइंस होते हैं वो हमारे पास कूल बॉडी, जो हमारी बॉडी है वो कूल होना शुरू हो जाती है, क्लैमी मतलब वेट होती है, पेल स्किन होती है, सेप्टिक शॉक, एक्सेप्ट इन अर्ली सेप्टिक शॉक विच में बी वार्म। स्टार्ट में जो सेप्टिक शॉक होता है तब हमारी बॉडी वार्म, ये हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसमें वार्म और फ्लश्ड होते हैं, लेकिन बाद में जब नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज आता है तो उसमें कूल हो जाती है। प्रोग्रेसिव स्टेज की बात कर लेते हैं, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन जो होती है बहुत ज़्यादा मजीद वर्स हो जाती है, और जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होते हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। इसको किसी हद तक हम लोग कंपनसेट कर पाते हैं, लेकिन ये लीड करती है एट द एंड इरिवर्सिबल स्टेज को। इसके मैकेनिज्म में कंपनसेटरी मैकेनिज्म
जो होते हैं बिगिन टू फेल होना शुरू हो जाते हैं। इरिवर्सिबल स्टेज का एक कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि इसमें जो सेलुलर टिश्यू इंजरी होती है वो इतनी सीवियर हो जाती है कि डेथ जो होती है इनएविटेबल होती है, मतलब हम डेथ को रोक ही नहीं सकते। इवन इफ़ द ब्लड प्रेशर इज़ रिस्टोर, अगर हम ब्लड प्रेशर को भी रिस्टोर कर लें लेकिन तब भी हम लोग इस स्टेज को रिवर्स नहीं कर पाते। तो एक हो गई नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, इसको हम कंपनसेट कर लेते हैं। प्रोग्रेसिव स्टेज को किसी हद तक कर लेते हैं लेकिन इसमें जो मैकेनिज्म होता है, कंपनसेटिव मैकेनिज्म होता है, वो फेल हो चुका होता है। इरिवर्सिबल स्टेज में क्या होता है कि हम बिल्कुल भी रिवर्स नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम लोग चाहते हैं वाई सेप्टिक शॉक क्यों इतना लीथल और लीथल मतलब क्यों इतना डेंजरस और डिफिकल्ट होता है टू ट्रीट, क्योंकि इसमें जो कम्प्लेक्सिटी होती है हाइपर इन्फ्लेमेशन सब प्लस इम्यूनो सप्रेशन। हम लोगों ने बात की कि कभी कभार जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेमेट हो जाती है और कभी कभार उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो सप्रेस हो जाता है। इस स्टेट ये जो पेशेंट है वो इस स्टेट के दरमियान घूमता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी जो है वो अपना सही से फंक्शन नहीं कर पाती और इसलिए इसको ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल होता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ मेडिएटर्स होते हैं क्योंकि एक साइटोकाइन रिलीज़ नहीं होता और एक साइटोकाइन अगर रिलीज़ हुआ अगर हमने उसको ब्लॉक कर दिया है किसी भी किस्म से, किसी भी कोई ड्रग्स दे के इसको ब्लॉक कर दिया, लेकिन हमें पता है कि एक साइटोकाइन रिलीज़ नहीं होता, साथ में TNF, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 18, बहुत से मजीद और भी साइटोकाइन रिलीज़ हुए होते हैं। तो एक साइटोकाइन को ब्लॉक करने से कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद थेरेप्यूटिक चैलेंजेस में क्या होता है कि हम उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं, IV फ्लूइड्स लगाते हैं, उसको वेसोप्रेसर देते हैं, ऑक्सीजन की सपोर्ट वेंटिलेटर पर उसको रखते हैं, डायलिसिस करवाते हैं। सुपर इंटेलिजेंस हमने डिस्कस किया कि ये बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास है TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आ सकता है। इसमें ये क्या होता है T सेल को बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव कर देते हैं जिसकी वजह से साइटोकाइन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, स्टॉर्म रिलीज़ होता है साइटोकाइन का। नेक्स्ट हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं कि हम लोग टिश्यूज़ में क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गन जो इसमें इफेक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा ब्रेन, हार्ट, किडनी, एड्रीनल, GI ट्रैक होता है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, फिब्रिन थ्रोम्बाई देखते हैं, ज़्यादातर हम लोग ये किडनी में देखते हैं, छोटे छोटे टाइनी क्लोट्स बने होते हैं उसमें। एड्रीनल कॉर्टिकल लिपिड डिप्लीशन हुई थी, एड्रीनल जो है वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाता जिसकी वजह से एड्रीनल ग्लैंड जो होता है उसमें जो फैट स्टोर होती है वो उसी फैट को यूज़ करके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करवाता है, कोर्टिसोल को रिलीज़ करवाना शुरू कर देता है। उसके बाद शॉक लंग में हम लोग बात कर लेते हैं कि शॉक लंग में क्या होता है कि जो एल्व्यूलर होते हैं वो डैमेज हो जाती है, बिल्कुल डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो लंग है वो क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं जा रही अब तो वो स्टिफ हो जाता है और उसमें फ्लूइड फिल होना शुरू हो जाती है क्योंकि अब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो इसके की पॉइंट्स में देख लेते हैं। अगर टिश्यू कोई भी टिश्यू है एक्सेप्ट न्यूरॉन और हार्ट सेल, क्योंकि वो हमें पता है कि बहुत कम टाइम के लिए वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन अगर कुछ टिश्यू अगर हम उसको रिकवर कर लें और तो फिर पेशेंट में भी सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट वी सी इन द पेशेंट। या अगर हाइपोवोल्मिक और या कार्डियोजेनिक शॉक हुए किसी भी पर्सन को तो उसमें हमने सबसे पहले लो ब्लड प्रेशर नजर आएगा, वो वीक होगा, रैपिड उसकी पल्स होगी, टाइपीनिया होगा, रैपिड ब्रीथिंग होगी, कूल क्लैमी साइनोटिक स्किन होगी ड्यू टू वेसोकंस्ट्रिक्शन। और अगर इन सेप्टिक शॉक हम लोग देखें तो उसकी जो स्किन होगी वो बहुत ज़्यादा वार्म फ्लश्ड स्किन होगी इनिशियली स्टार्ट में, लेकिन बाद में उसकी स्किन कूल हो जाएगी ड्यू टू बैक्टीरियल टॉक्सिन कॉजिंग वेजोडाइलेशन। जो हाइपोवोल्मिक और कार्डियोजेनिक होता है उसमें वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है और इसमें वेजोडाइलेशन होती है। प्राइमरी थ्रेट्स में ये होता है कि सबसे पहले जो ओरिजिनली जो स्टार्ट में हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या हेमोरेज स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन सेकेंडरी थ्रेट जो होता है उसमें ऑर्गन फेलियर की तरफ चला जाता है, जैसे रीनल फेलियर हो जाता है, एसिडोसिस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसकी प्रोग्नोसिस की बात कर लेते हैं। ये वेरी करता है कि कौन सा शॉक हमें हुआ है और उसकी ड्यूरेशन कितनी है। 90% से ज़्यादा जो सर्वाइवल केस होते हैं वो इन द केस ऑफ अगर पर्सन को हाइपोवोल्मिक शॉक हुआ है तो वहाँ पे जो पेशेंट होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं क्विकली अगर हम लोग उसको ट्रीट कर लें और अप्रोप्रिएटली अगर ट्रीट कर लें। लेकिन अगर हाइपोवोल्मिक शॉक एक प्रोलॉन्ग चला गया तो फिर हम लोग उसको ट्रीट नहीं कर पाते। उसके बाद पुअर आउटकम्स किस में हो सकते हैं, सेप्टिक शॉक में हो सकते हैं और कार्डियोजेनिक शॉक में। इसमें मर्टेलिटी रेट, डेथ्स के रेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम लोग उसको इवन एडवांस मेडिकल केयर भी देते हैं लेकिन फिर भी इसमें जो चांसेस ऑफ मर्टेलिटी होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम लोग इसको इनिशियल ही पकड़ लें तो फिर हम लोग इसको किसी हद तक कंपनसेट कर पाते हैं, लेकिन एट द एंड अगर प्रोलॉन्ग हो गया तो इसकी भी डेथ हो जाएगी पर्सन की। नेक्स्ट ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। आज हमने शॉक को भी कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप ज़रूर ये वीडियो देखिएगा और बताइएगा और अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप पूछिएगा मुझसे। थैंक यू सो मच।